Hello students, welcome to City Online Classes. Myself Anjali Singh and I am teaching you Managing Human Resources, Unit 4th, Lecture 6. So today's topic is Determining Compensation. ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो कंपनसेशन होता है उसे किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है. ठीक है, क्या मेथड्स एंड ऑल फॉलो करके उसे डिटरमाइन किया जाता है या फिर किन पॉइंट्स को कंसीडर किया जाता है जब आप क्या है कंपनसेशन को डिटरमाइन करते हैं. ठीक है, तो डिटरमाइनिंग कंपनसेशन की अगर हम बात करें तो डिटर्मिनेशन ऑफ कंपनसेशन लेवल इज द मोस्ट डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी अमंग ऑल ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट फंक्शंस है. रिसोर्स तो उन्होंने बोला कि क्या है जो कंपनसेशन है. ठीक है, कंपनसेशन लेवल क्या है, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है. ठीक है, जितने भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हैं, जितने भी एचआरएम का फंक्शन है, उसमें सबसे ज़्यादा अगर डिफिकल्ट वर्क है तो वो क्या है, वो है कंपनसेशन को डिसाइड करना कि क्या कंपनसेशन रहेगा. So the decisions to determine compensation at a particular level depends upon the number of variation है. ठीक है, तो जो डिसीजन इस चीज़ का कि क्या है कि कौन सा कंपनसेशन रहेगा पर्टिकुलर लेवल पे, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, जो बहुत सारे वेरिएशंस हैं उनके ऊपर. तो फर्स्ट वन उसमें हम देखें, अगर हम वेरिएशन की बात करते हैं तो फर्स्ट वेरिएशन आपका क्या है, इन इंडियन कंटेस्ट कंपनसेशन पेड ऑन रीजन कम इंडस्ट्री है. ठीक है, अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट की बात करें तो जो कंपनसेशन है वो पेड होता है किसके अकॉर्डिंग, रीजन कम इंडस्ट्री बेसिस बिकम द बेंचमार्क फॉर डिटरमाइनिंग वंस ओन कंपनसेशन है. मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो कंपनसेशन है वो इस इंडस्ट्री के बेस पे होता है. ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट अफोर्ड टू पे लेस देन रीजन कम इंडस्ट्री फॉर फियर दैट दे मे गेट पीपल और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय में लीव फॉर बेटर प्रॉस्पेक्ट है. तो यहाँ पे क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो, क्योंकि अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो पेमेंट होता है इंडिया में वो किसके बेस पे होता है, इंडस्ट्री के बेस पे होता है. तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो थोड़ा सा डरते हैं. ठीक है, तो थोड़ा उन्हें फियर होता है इस बात का कि अगर वो क्या है, जो बाकी के ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके जो जो इंडस्ट्री में एक ट्रेंड चल रहा है पे करने का, अगर उससे कम पे करेंगे तो क्या होगा, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या करेंगे, वो एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशंस को छोड़ करके चले जाएंगे. ठीक है, तो उन्हें डर होता है कहीं जो एग्जिस्टिंग पीपल्स हैं, वो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या करें, वो ऑर्गेनाइजेशंस को लीव ना कर दें. तो हायर कंपनसेशन by one organization may put the other organization in the same situation as it would be है. तो अब क्या है, अब अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या है हायर कंपनसेशन प्रोवाइड कर रही होती है अपने एम्प्लॉयज़ को, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो अदर ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी हायर कंपनसेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है. क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो मे बी क्या होगा, जो एम्प्लॉय होगा वो क्या कर देगा, वो उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देगा. ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके चला जाएगा और वो जहाँ पे उसे हाई कंपनसेशन मिल रहा होगा वो वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लेगा. तो ये थोड़ी सी क्या हो जाती है, जो डिफिकल्टी रहती है. तो इसलिए क्या है, इसीलिए बोला गया है कि जो कंपनसेशन डिटरमाइन करना है वो एक क्या है, वो एक डिफिकल्ट टास्क है. लार्ज डिस्पैरिटीज इन कंपनसेशन आर ऑल्सो नॉट अप्रूव्ड बाय एम्प्लॉयज एसोसिएशन है. तो अगर डिस्पैरिटीज की बात करें, मतलब चेंजेस की बात करें, तो क्या है, ये भी अप्रूव नहीं होती है किसके थ्रू, एम्प्लॉय एसोसिएशन के थ्रू. नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो क्या है, द एग्जिस्टेंस एंड ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ यूनियन कैन बी एन इम्पॉर्टेंट वेरिएबल इन डिटरमाइनिंग द लेवल्स ऑफ कंपनसेशन है. तो जो क्या है, जो यूनियंस होते हैं, ठीक है, जब क्या है कि जब मार्केट में कई सारे ऐसे लेबर यूनियन हैं, ये सब अवेलेबल होते हैं, इनकी जब ये जो है एग्जिस्ट कर रहे होते हैं एंड जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे होते हैं इनके ऊपर, तो उस केस में भी क्या है कि कैन बी एन इम्पॉर्टेंट, तो ये भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है कि मतलब कि जो यूनियंस हैं उनकी बात को भी देखा जाए, उनके जो ओपिनियंस हैं उनको भी कंसीडर किया जाए. तो उस टाइम पे क्या है, उनकी एक अपनी इम्पोर्टेंस हो जाती है कंपनसेशन डिसाइड करते टाइम. तो देखा जाए तो ये क्या है, एक अगर एम्प्लॉय के उससे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो यूनियंस का होना, अगर उनका स्ट्रांग होना वो काफ़ी जो है बेनिफिशियल होता है, क्योंकि इससे किसी भी एम्प्लॉय का क्या है, जो है एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता है. उन्हें जिस तरह का वो अपना काम कर रहे होते, जितना अच्छा एफर्ट कर रहे होते, उसके अकॉर्डिंग उनको पे किया जाता है.
organization which are minimized as against those that are not and these that have powerful union as against those that do not generally end up paying better compensation है. So on the other hand, sometimes the organization may be forced to pay better compensation just to keep the union out of the plant है. तो क्या होता है कभी कभी, क्योंकि अगर क्या है, अगर ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छा पे नहीं करेंगे, फेयर वेजेस प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो जो यूनियन होंगे वो क्या करेंगे, उसके अगेंस्ट में चले जाएंगे. ठीक है, वो उनके अगेंस्ट में हो जाएंगे. तो इस वजह से क्या था, स्ट्राइक कर सकते हैं और ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूनियंस कर सकती हैं. तो इस वजह से क्या है, कभी कभी क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो इस वजह से भी अच्छा कंपनसेशन पे कर देते हैं, बेटर कंपनसेशन पे कर देते हैं, जिससे कि जो यूनियन है वो क्या हो, वो प्लांट से आउट रहें. ठीक है, प्लांट से बाहर रहें, किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेशन ना क्रिएट करें वो. इसलिए क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑटोमेटिक अच्छा कंपनसेशन प्रोवाइड कर देती है. नेक्स्ट अगर हम देखें तो इफ द ऑर्गेनाइजेशन विज to attract and retain a talented people they have to be better pay masters है. ठीक है, तो अगर क्या है, अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है, अगर ऑर्गेनाइजेशन क्या करना चाह रही है, अट्रैक्ट करना चाह रही है टैलेंटेड पीपल को और रिटेन करके रखना चाह रही है टैलेंटेड पीपल को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो क्या है, एक अच्छा पे करें. ठीक है, जो उनका पेमेंट हो वो बेटर पेमेंट उन्हें प्रोवाइड करें. A good compensation level may generate large number of applications and may provide a better opportunity to select the best among those who applied. ठीक है, तो एक गुड compensation level जो होता है वो बहुत सारे नंबर ऑफ एप्लीकेशन से उनको जनरेट कर सकता है एंड may provide a better opportunity. और क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको एक बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि वो इतने सारे जो एप्लीकेशंस आए हैं उनमें से बेस्ट को चूज करें. Once in most employees may be reluctant to quit because of high wage and salary है. कभी कभी क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या कर जाते हैं, क्विट कर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, कहीं किसी और ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छी सैलरी मिल रही होती है. तो ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट हम देखें, ऑर्गेनाइजेशन दैट गारंटी जॉब स्टेबिलिटी एंड हैव अ रेपुटेशन फॉर मेंटेनिंग जॉब सिक्योरिटी कैन अफोर्ड टू पे स्लाइटली लेस दैन दोज वेयर हायर फायर इज द नॉर्म ऑफ द डे है. ठीक है, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो, देखो हर एम्प्लॉय को, कुछ एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जिन्हें क्या होता है कि उन्हें बस जहाँ पे ज़्यादा पैसा मिला वो वहाँ पे चले गए. ठीक है, एम्प्लॉय भी डिफरेंट तरह के होते हैं. एंड कुछ एम्प्लॉय होते हैं उनका ये मानना होता है कि सिक्योरिटी हो जॉब में, मतलब क्या है कि ऐसा ना हो कि कभी कभी क्या है, कभी भी आपके सिर पे तलवार लटकी हुई है कि कभी भी आपको निकाल दिया जाएगा, है ना. तो कुछ एम्प्लॉय ये चीज़ नहीं चाहते हैं, उनको ऐसा नहीं चाहिए, भले वो मानते हैं कि हमें थोड़ा कम पे किया जाए बट हमारी जो जॉब हो वो सिक्योर हो, मतलब ऐसा ना हो कि कभी भी उन्हें निकाल के फेंक दिया जाए. तो उनमें क्या है, उनको स्टेबिलिटी चाहिए होती है एंड उन्हें एक रेपुटेशन चाहिए होती है. तो ऐसे अगर कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है, और एक प्रॉपर उनकी एक रेपुटेशन होती है जॉब की, तो उस केस में क्या है, वो अगर थोड़ा कम भी पे कर रहे होते हैं तो एम्प्लॉयज़ क्या है, वहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन करते हैं. ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके वो नहीं जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट टर्न अंडरटेकिंग वेयर सैलरीज आर लो बट जॉब सिक्योरिटी इज हाई है. जैसे कि गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्या है, उसकी जो है सैलरी भले ही थोड़ी बहुत लो होती है लेकिन जो जॉब सिक्योरिटी वो बहुत ज़्यादा होती है. आपने देखा होगा, इसलिए लोग क्या है कि जो गवर्नमेंट जो जॉब्स होती हैं उनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं. नेक्स्ट वन हम देखें तो इन सम केसेस द एबिलिटी टू पे ऑल्सो बिकम अ फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द कंपनसेशन लेवल है. अब कुछ केस में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन पे तो बहुत ज़्यादा करना चाह रही होती है बट उनकी एबिलिटी नहीं होती उतना ज़्यादा पे करने की, तो ये भी क्या है, डिटरमाइनिंग फैक्टर बन जाता है कंपनसेशन लेवल को डिसाइड करने में. एन ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिटेबिलिटी एंड साइज सेट्स द लिमिट ऑन कंपनसेशन है. तो जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी होती है और जो उसका साइज होता है वो भी क्या करता है, वो भी सेट करता है क्या, लिमिट ऑन कंपनसेशन की, वो कितना पे करेंगे उसकी लिमिट को सेट करता है. स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन विद लो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ्टन फाइंड इट अनअफोर्डेबल टू पे हायर कंपनसेशन लेवल है. अब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो कि क्या है, स्मॉल है, ठीक है, छोटे ऑर्गेनाइजेशन है और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी क्या है, कम है, तो वो क्या है, उनके लिए अफोर्डेबल नहीं है कि वो हायर कंपनसेशन पे करें. ठीक है, तो इसलिए होता है कि क्या है, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो साइज है और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी क्या है, डिटरमाइनिंग फैक्टर है कंपनसेशन लेवल को डिसाइड करने में.
In India, labor is a state subject and minimum wages are based on cost of living index which vary from one state to another है। अगर हम इंडिया में बात करें तो लेबर जो है वो क्या है, वो सब्जेक्ट है किसका, स्टेट का एंड मिनिमम वेजेस का। ठीक है, हर स्टेट में अलग अलग टाइप के वेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं, अलग अलग टाइप के जो है वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, बेस्ड होता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये वेरी करता है स्टेट टू स्टेट। तो हेंस अ नंबर ऑफ फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डिसीजन एंड फाइनल प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनसेशन लेवल। Besides the economic factor, other components of the comparison package may also determining the final compensation है। तो these factors may be benefit and perquisites है। तो ये फैक्टर क्या हो सकते हैं, बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, परक्विजिट्स भी हो सकते हैं। तो पेमेंट इन फंड स्ट्रक्चर दैट हेल्प टू सेव टैक्सेस एंड पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हैं। ये भी हो सकते हैं कि स्ट्रक्चर इस टाइप का हो जो कि क्या है, आगे चल के टैक्सेस को क्या करे, टैक्स बचाने, मतलब टैक्स जो है, टैक्स का बर्डन कम पड़े इसकी वजह से, है ना। एंड फाइनल कंपनसेशन पैकेज रिप्रेजेंट्स एन amalgam of large number of variables in addition to economic factors। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, एम्प्लॉय मोटिवेशन की। तो एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस होती है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है, एम्प्लॉय के मोटिवेशन की। ठीक है, तो वन ऑफ द बिगेस्ट मोटिवेटिंग फैक्टर इज पे। अब अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही होगी, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड कर रही होगी। और जो एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, मोटिवेशन, उसके मोटिवेशन के ऊपर। ठीक है, अब जितना अच्छा एम्प्लॉय परफॉर्म करेगा ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस भी उतनी अच्छी रहेगी। और कोई एम्प्लॉय जितना ज़्यादा मोटिवेटेड रहेगा वो क्या करेगा, वो उसकी परफॉर्मेंस भी उतनी अच्छी रहेगी, वो उतना ही मन लगा के वर्क करेगा। तो और अगर हम बात करें मोटिवेशन की, तो सबसे बड़ा अगर फैक्टर होता है किस चीज़ का, मोटिवेशन का, मतलब अगर एम्प्लॉयज है वो सबसे ज़्यादा किसी चीज़ से अगर मोटिवेट होते हैं तो वो किससे होते हैं, पे से। उन्हें जितना अच्छा पेमेंट किया जाता है वो उतने ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं वर्क को परफॉर्म करने के लिए। In order to understand the relationship between pay, employee motivation and performance, one should understand the concept of equity है। तो अगर हम बात करें, अगर कोई जो है क्या करना चाह रहा है, अंडरस्टैंड करना चाह रहा है रिलेशनशिप किसके बीच में, बिटवीन पे एंड एम्प्लॉय मोटिवेशन। ठीक है, कि एम्प्लॉय का मोटिवेशन है और जो उसका परफॉर्मेंस है आपके और जो पे है उसके बीच में अगर हम क्या है अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं रिलेशनशिप, तो उसके लिए ज़रूरी है क्या कि वो इक्विटी के कंसेप्ट को समझें कि इक्विटी क्या होती है, इक्विटी कंसेप्ट क्या है, इक्विटी थ्योरी क्या है। तो इक्विटी थ्योरी, ब्रॉडबैंडिंग एंड क्या है, स्टॉक ऑप्शन आर हेल्पफुल इन मोटिवेटिंग एम्प्लॉय टू डू देयर टास्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्या इक्विटी थ्योरी के बारे में, कि इक्विटी थ्योरी क्या है एक्चुअल में। इक्विटी की बात करें तो क्या है, इक्विटी क्या होती है, एक सिद्धांत, एक इक्विटी की बात करें तो क्या, समानता, मतलब सब क्या है, इक्वल है। ठीक है, सब समान है। इक्विटी मीन्स होती है समता, मतलब सब लोग क्या है, एक जैसे हैं, एक इक्वल है। तो इक्विटी इज अ परसीव्ड फीलिंग ऑफ बीइंग ट्रीटेड फेयरली बाय द फर्म इन टर्म्स ऑफ कंपनसेशन है। तो अगर हम इक्विटी की बात करें तो इक्विटी जो है वो परसीव्ड फीलिंग होती है, मतलब एक ऐसी फीलिंग, ठीक है, एक इनर फीलिंग होती है जो एम्प्लॉय के अंदर आती है कि वो क्या है, उसको ऐसा फील होता है कि हमें क्या है, इक्वल ट्रीट किया जा रहा है। ठीक है, मतलब हम क्या है, मतलब हमें क्या है, सारे एम्प्लॉयज़ के बराबर ट्रीट किया जा रहा है, इक्वल ट्रीट किया जा रहा है। जितने भी एम्प्लॉयज़ है ऑर्गेनाइजेशन में उन्हें जो है एक जैसा फेयर वेजेस प्रोवाइड किया जा रहा है, किसी के साथ में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रही है। तो इससे क्या है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सेटिस्फाई रहते हैं, एंड अगर आप कुछ सेटिस्फाई हैं तो आप क्या हैं, मोटिवेटेड भी रहेंगे। तो एम्प्लॉयज डेवलप दिस फीलिंग बाय कंपेयरिंग देयर सैलरीज विद दैट ऑफ देयर कलीग्स है। एंड जो ये फीलिंग होती है, ठीक है, ये जो फीलिंग होती है इक्विटी की, तो ये कैसे डेवलप होती है, कि अगर आप सोचिए आपके यहाँ क्या है, कि आपके यहाँ जो है आप हो और आपके साथ में जो है 2 और एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं। ठीक है, आपको क्या है कि आपके
आपको सैलरी दो अदर जो 2 एम्प्लॉयज थे उनके कंपैरिजन में थोड़ी सी 2000 रुपीज़ कम दी जा रही है, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? क्योंकि आप क्या है, सेम एफर्ट आप भी कर रहे हो, सेम स्किल आपके पास भी है, आप भी उसी जॉब पे हो, बट आपकी जो सैलरी है वो क्या है, बाकियों के कंपैरिजन में कम दी जा रही है। तो आपको क्या होगा, आपको ये अच्छा लगेगा? नहीं, आपको ऑब्वियस सी बात ये लगेगा ना कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ ये धोखा हो रहा है। ठीक है, हमारे साथ क्या है, हमारे साथ जो है ये रॉन्ग हो रहा है, ये गलत हो रहा है, हमें भी तो सेम मिलना चाहिए। अगर हम सेम एफर्ट कर रहे हैं, सेम पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं, तो इस वजह से क्या होता है, क्योंकि भाई एम्प्लॉय क्या करता है, अपने आप को कंपेयर करता है अपने कलीग से, तो इस वजह से क्या है, ये फीलिंग जो है आती है, इक्विटी फीलिंग जिसको बोलते हैं। मतलब जब एम्प्लॉय को क्या है, फेयरली पे करता है, मतलब उसके एफर्ट के अकॉर्डिंग उसको फेयरली वेज प्रोवाइड की जा रही होती है। तो इक्विटी थ्योरी हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन मोटिवेशन एंड पे। और इक्विटी थ्योरी को प्रपोज किसने किया था? जे स्टैसी एडम्स ने। ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए किसने दिया इक्विटी थ्योरी? जे स्टैसी एडम्स ने। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्विटीज डिपेंडिंग अपॉन कंपेरिजन दैट कैन बी ड्रॉन। दे आर, पहला क्या है, इंटरनल इक्विटी की बात होती है। ठीक है, जब एक क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दिया जाता है, देखा जाता है, इंटरनल इक्विटी की बात होती है, मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज हैं उनके बीच में इक्विटी है या नहीं है, मतलब उन्हें सेम वेजेस प्रोवाइड किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। एंड सेकेंड वन देखें तो क्या है, एक्सटर्नल इक्विटी की बात होती है। एंड थर्ड वन इज इंडिविजुअल इक्विटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या, इंटरनल इक्विटी। तो द कंपैरिजन बिटवीन द एम्प्लॉयज इनपुट एंड आउटकम्स विद द इनपुट एंड आउटकम्स ऑफ एम्प्लॉयज इन सेम ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज इंटरनल इक्विटी। मैंने बोला था ना कि क्या है कि इंटरनल इक्विटी की बात तब करते हैं जब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज हैं उनके साथ ही कंपैरिजन हो रहा होता है। ठीक है, मतलब जो एक आपके ऑर्गेनाइजेशन में ही जो एम्प्लॉयज हैं वो कितना एफर्ट कर रहे हैं, उनके एफर्ट के अकॉर्डिंग उन्हें क्या पे किया जा रहा है, उसके बीच में इक्विटी की बात होती है, तो इंटरनल इक्विटी होती है। Organizations have different types of jobs within their work system. So these jobs need people with different competencies and skills. The effort needed for doing this job differ. That is why a general manager earns more than a manager and a manager earns more than a supervisor. ठीक है, तो एक अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट तरह की जॉब्स होती हैं एंड हर जॉब क्या है, डिफर होती है, उसमें हर जॉब की जो ड्यूटीज है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो डिफरेंट होती हैं। तो इसी वजह से क्या है कि जो है जो अलग अलग जॉब्स की जो अलग अलग लेवल की जॉब है वो अलग अलग तरह का अर्न कर रही होती हैं। जैसे कि आपका जो एमडी होता है वो क्या है, मैनेजर से जो है ज़्यादा अर्न कर रहा होता है, और जो एक मैनेजर है वो क्या है, वो आपके जो सुपरवाइजर है उनसे ज़्यादा अर्न करते हैं। So these differences in pay are said to be fair when they are in proportions to the work done by employees. To determine internal equity, two jobs within the same company are compared. तो जब सेम जॉब होती है उन्हें कंपेयर किया जाता है, मतलब एक जैसी जॉब है एंड उन दोनों एम्प्लॉयज को क्या है, फिर सेम तरह का पेमेंट किया जा रहा है, तो इसको बोलते हैं क्या, इक्विटी की। मतलब हाँ भाई, अब यहाँ पे क्या है, फेयर वेजेस उनको प्रोवाइड की जा रही है। तो ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज वेरियस जॉब इवेल्युएशन टेक्निक्स टू एस्टैब्लिश इक्विटी बिटवीन जॉब्स है। अब हम बात करते हैं क्या, नेक्स्ट हमारा है एक्सटर्नल इक्विटी की बात करें तो एक्सटर्नल इक्विटी क्या है, तो द कंपैरिजन बिटवीन द एम्प्लॉयज इनपुट एंड आउटकम्स विद द इनपुट एंड आउटकम्स ऑफ एम्प्लॉयज इन अदर ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इज नोन एज एक्सटर्नल इक्विटी। कि जब क्या है, जब दूसरे ऑर्गेनाइजेशन मतलब आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही होती है, मतलब दो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो ऑर्गेनाइजेशन के दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके एम्प्लॉयज में कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, कि दो ऑर्गेनाइजेशन का कंपैरिजन हो रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन ए एंड ऑर्गेनाइजेशन बी। वहाँ पे क्या है, जो एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन ए में अगर कोई एम्प्लॉय है वो सेम मैनेजर के पोस्ट पे है तो उसे कितना पे हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन बी पे क्या है, अगर मैनेजर के पोस्ट पे है एम्प्लॉय तो उसे कितना पे हो रहा है, वो कंपेयर किया जाता है कि उसमें कोई भी डिफरेंस ना आए, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में सेम तरह का पेमेंट किया जा रहा हो, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल इक्विटी। So the comparison should be fair and rational, that the general manager of a company with a turnover of 2 crore cannot compare his input and outcomes with the general manager of company with a turnover of 1 crore. हाँ एग्जैक्टली, अगर आप दो ऑर्गेनाइजेशन को कंपेयर कर रहे हो तो भाई ये भी देखो कि आप जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका भी लेवल सेम हो। अब आप आप क्या है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो और आप दूसरे किसी कंपेयर कर रहे हो किसी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन से, तो ये तो सही नहीं है। तो क्या है, लेवल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन
है उसका टर्नओवर 2 करोड़ है एनुअली, तो उसको जो कंपेयर करना चाहिए वो किससे करना चाहिए, ऐसे ही किसी ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर करना चाहिए जिसका टर्नओवर क्या हो, 2 करोड़ हो। ऐसा ना हो किसी 1 करोड़ वालों से वो क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो। तो when there is external inequity, employees feel demotivated and do not perform well। अब अगर external inequity होती है, मतलब किसी और ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा पे किया जा रहा होता है एज कंपेरिजन टू दिस ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या है कि जो एम्प्लॉय है वो डीमोटिवेटेड फील करते हैं, वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए तो क्या है, इंडिविजुअल इक्विटी की बात हो रही है। तो द टर्म इंटरनल इक्विटी एंड इंडिविजुअल इक्विटी आर ऑफ्टन यूज्ड इंटरचेंजेबली दो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू है। तो कभी कभी क्या होता है, जो इंटरनल इक्विटी होती है और जो इंडिविजुअल इक्विटी होती है उनको सेम टर्म माना जाता है, इंटरचेंजली यूज कर लिया जाता है, बट अगर हम देखें तो दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। In internal equity, a relationship is drawn between jobs, but in individual equity, industrial employees doing the same job are compared। अगर हम इंटरनल इक्विटी की बात करें तो यहाँ पे क्या है, दो जॉब्स को कंपेयर किया जा रहा होता है, ठीक है। बट अगर हम इंडिविजुअल इक्विटी की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे क्या है कि दो एम्प्लॉयज को कंपेयर किया जा रहा था जो कि सेम तरह के जॉब को परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इट इज़ डिफिकल्ट टू अचीव इंडिविजुअल इक्विटी व्हेन डिजाइनिंग द कंपनसेशन सिस्टम है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इंडिविजुअल इक्विटी को अचीव करना जब आप क्या है, कंपनसेशन सिस्टम को डिजाइन कर रहे होते हैं। तो द सैलरी एक्सपेक्टेशन ऑफ एम्प्लॉयज डिफर बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंस। तो जो सैलरी एक्सपेक्टेशन होती है वो भी डिफरेंट होती है, क्यों, क्योंकि हर एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, उसकी स्किल्स डिफरेंट होती है, उसका एजुकेशन डिफरेंट होता है, तो उसे उसके अकॉर्डिंग ही सैलरी चाहिए होती है। बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन क्वालिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन पे सैलरीज टू डिफरेंट एम्प्लॉय। तो इसकी वजह से क्या है, ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट एम्प्लॉयज को डिफरेंट तरह की सैलरी प्रोवाइड करती है। तो दिस इज वेयर द प्रॉब्लम्स अराइजेज, ऑर्गेनाइजेशन नीड टू पे अनइक्वल सैलरीज एंड स्टिल मेंटेन इक्विटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो टू ओवरकम द प्रॉब्लम रिलेटिंग टू सैलरीज, ऑर्गेनाइजेशन यूज पे रेंजेस फॉर कंपनसेटिंग एम्प्लॉयज। तो जो प्रॉब्लम्स है इनको ओवरकम करने के लिए क्या करना चाहिए, जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें किस तरह का पे यूज करना चाहिए, पे रेंजेस यूज करना चाहिए एम्प्लॉय को कंपनसेट करने के लिए। तो पे रेंजेस आर डिजाइन कीपिंग इन माइंड द नंबर ऑफ जॉब ग्रेड्स विद द ऑर्गेनाइजेशन है। पे रेंजेस हैव अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ पे है। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमारा इतना ही था। हम लोगों ने जो भी चीज़ें डिस्कस की आज किसके बारे में, हमारा जो है कंपनसेशन डिटर्मिनेशन के बारे में। आई होप आप लोगों को सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। अगर किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट हो तो आप लोग इंडिविजुअली मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।